Hello friends, my name is Punya Gupta. So today we are going to do class 8 civics, book name Social and Political Life, chapter 8 Laws and Social Justice. तो आप लोगों को ये जो लॉज है, ये लॉज यानी कि जो रूल्स होते हैं किसी कंट्री के द्वारा बनाए गए, और सोशल जस्टिस यानी कि सबको इक्वल लेवल पे जस्टिस मिले। सोशल जस्टिस मतलब सबको इक्वल लेवल पे जस्टिस मिले, और लॉज यानी कि कुछ रूल जो सबको फॉलो करने होते हैं। ये चैप्टर का नाम है, इसमें हमने थोड़ा सा चैप्टर के नाम से थोड़ी सी बेसिक चीज़ें समझी। तो आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन। लॉज प्ले अ क्रूशल रोल इन सेफगार्डिंग द राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो इसमें ये बताया गया कि ये जो लॉज होते हैं, ये जो है जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स यानी कि जो लोग काम करते हैं, कंज्यूमर्स यानी कि हम लोग कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, एंड प्रोड्यूसर्स यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं जिनकी कंपनी होती है वो। हम वर्कर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए और प्रोड्यूसर्स के लिए, इन सब के लिए सेम लॉज होते हैं। सेम लॉज मतलब वर्कर्स को अच्छे से पे करो। अगर आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है तो आप कई बार कंपनी को बोल सकते हो कि इस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, अगर वो सही नहीं करते तो आप उन्हें सू कर सकते हो। और प्रोड्यूसर्स यानी कि अगर कोई उन्हें तंग कर रहा है तो वो उनके लिए भी लॉज है कि उन्हें भी प्रोटेक्शन मिले। द प्राइमरी गोल ऑफ सच लॉज इज टू इंश्योर फेयरनेस इन द मार्केट एंड प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। इन लॉज का जो काम है वो होता है फेयरनेस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। तो ये जो है फेयरनेस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, ये इनके कुछ मेन गोल होते हैं। फेयरनेस यानी कि अगर किसी ने एक दुकानदार को धोखे से उसने कुछ सामान लिया, उसके बाद पैसे दिए बिना चला गया और वो उसे जानता भी नहीं था। लॉज इसलिए होते हैं ताकि फेयरनेस हो और किसी को एक्सप्लॉइट ना हो, यानी कि किसी को प्रॉब्लम ना दे कोई। अब हम आगे पढ़ते हैं। दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स वेरियस लॉज रिलेटेड टू द वर्कर्स राइट, मिनिमम वेजेस एंड द नीड फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ दीज लॉज टू अचीव सोशल जस्टिस। हम इस चैप्टर में जो है ये पढ़ेंगे कि वर्कर्स की राइट, मिनिमम वेजेस यानी कि कम से कम कितने पैसे देने हैं जो मजदूर होते हैं उन्हें, और जो इफेक्टिव इन्फोर्समेंट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, उन लॉज के बारे में जो हमारे को सोशल जस्टिस दिलाते हैं। आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ इन प्रोटेक्टिंग वर्कर्स। इन अ मार्केट driven economy, private companies, contractors and businessmen aim to maximize profit. These drive for profit can often lead to exploitation of workers, particularly through the denial of fair wages. Laws like Minimum Wage Act aim to prevent exploitation by setting a minimum wage that employers must pay. Regular revision of minimum wages ensure workers are uh, compensated fairly for their labor। मतलब हमने इसमें ये पढ़ा कि ये जो मार्केट है इसमें जो प्राइवेट सेक्टर्स है, प्राइवेट कंपनीज है, जैसे आप किसी प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल ले लो। कॉन्ट्रैक्टर्स है यानी कि जिनके प्रोडक्शन हाउस है, बिजनेस पर्सन है, कोई भी बिजनेस पर्सन ले लो। ये सब जो है ये लोग एम करते हैं कि इनको जो है मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इन्हें हो। This drive if for
profit can lead to often exploitation to of workers। मतलब इसमें ये पढ़ा हमने कि ये जो है इनका प्रॉफिट कमाने के लिए ये हो सकता है वर्कर्स को पैसे न तक कहें कि नहीं तुमने काम नहीं किया इसलिए तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे, या फिर तुमने काम बहुत कम किया, या फिर तुमने कुछ गलती की है काम करते में, या फिर तुमने इतना सामान बर्बाद किया, या फिर ऐसे कुछ कह के उन्हें वेजेस ना दें, उनको पैसे ना दें, पर्टिकुलरली थ्रू द डेनियल ऑफ फेयर वेजेस। मतलब उन्हें फेयर वेजेस दिलाने के लिए लॉज लाइक मिनिमम वेजेस एक्ट। सो ये जो आपको बोल्ड में दिख रहा है ना मिनिमम वेजेस एक्ट, ये जो है इसके थ्रू आपको कुछ मिनिमम वेजेस देने होते हैं लेबर को। एम टू प्रिवेंट दिस एक्सप्लॉयटेशन बाय सेटिंग अ मिनिमम वेज दैट एम्प्लॉयर्स मस्ट पे। मतलब जो एम्प्लॉयर्स है, सपोज आप किसी वर्कर को लेके आए, आपका घर बनाने का काम है, आप किसी वर्कर को लेके आए तो आपको उसे कुछ मिनिमम वेज देना होगा। वो कुछ सेट होता है, सब लोग उतना ही लेते हैं, तो वो मिनिमम वेज देना होगा आपको रेगुलर, और इंश्योर करना होगा कि वो जो है रेगुलर बेसिस को रेगुलर बेसिस पे आप दो उनको अपनी लेबर के लिए अच्छे से पैसे मिले। सो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ इन प्रोटेक्टिंग वर्कर्स। सो नेक्स्ट हम पढ़ते कुछ की पॉइंट्स। कंपनीज में एक्सप्लॉइट वर्कर्स टू रिड्यूस कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सो हमने ये लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा कि रिड्यूस कॉस्ट यानी कि आप देखते होंगे कि पेप्सी आजकल थोड़ी बड़ी बोतल आती है, पेप्सी की बोतल बड़ी हो गई है, हाँ हो गई है, और तो उसके लिए उन्होंने कॉस्ट कटिंग की होगी, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे वर्कर्स को उनकी मिनिमम वेज नहीं दी होगी कई बार, तो ये भी हो सकता है। सो और उन्हें अपना प्रॉफिट भी बनाना है, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए भी उन्होंने कुछ किया होगा। Workers have limited bargaining power and may accept low wages due to economic needs। वो तो वर्कर्स हैं, उन्हें इतने अच्छे से लॉज के बारे में नहीं पता, सो उनको एक लिमिट है बार्गेन करने की कि हाँ हम मैक्सिमम इतना ही देंगे, चाहे वो मिनिमम वेज से कम ही क्यों ना हो। वो कुछ लोग होते हैं कि कम ही देंगे, और उनको ऐसा होता है कि काम पे तो जाना है, तो काम पे जाना है तो उसके लिए घर चलाना है तो पैसे चाहिए, तो उस पर काम पे जाना होगा, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड ऑप्शन होता है। The Minimum Wages Act ensure that workers are not paid below the legally defined minimum wage। मतलब जो गवर्नमेंट ने सेट किया है कि हाँ इतने पैसे देने ही पड़ेंगे, वो देने ही पड़ेंगे आपको, तो लीगली डिफाइंड अगर आप ये वर्ड यूज करते हो, सो आपके आंसर में आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के मार्क्स मिल सकते हैं। और मिनिमम वेज देना है तो ये तो लिखना ही पड़ेगा मिनिमम वेजेस। मिनिमम मनी मत लिखना, मिनिमम वेजेस लिखना। वेजेस का मतलब जो आप डेली बेसिस पे पैसे देते हो। द मिनिमम वेजेस दैट प्रोटेक्ट वर्कर्स बाय इंश्योरिंग they are paid minimum wage, preventing employers from taking undue advantage of workers vulnerability. It is crucial for protecting workers from exploitation, ensuring fair compensation for work done, enabling workers to lead to dignified lives। मतलब ये जो हमने पढ़ा कि हमें मिनिमम अमाउंट देना होता है, वो इसलिए होता है ताकि वर्कर्स को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ जाती हुई है, गलत हुआ है हमारे साथ, तो वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए ensuring फेयर कॉम्पनसेशन फॉर देयर वर्क। जो उन्होंने काम किया, अगर किसी वर्कर ने ओवर टाइम किया तो उसको उसके ओवर टाइम के भी पैसे देने चाहिए,
ताकि उसको सही से उसके पैसे मिले। इनेबलिंग वर्कर्स टू लीड डिग्निफाइड लाइफ्स, यानी कि वो लोग भी हमारी तरह ठीक लाइफ जी सके। लॉज प्रोटेक्टिंग वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू इंश्योर फेयरनेस एंड प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट। मतलब फेयरनेस यानी कि सबको सब लोगों को कमाने मिले, इसलिए इस चैप्टर में हम लोगों को फेयरनेस का मतलब ये आ रहा है। फेयरनेस का मतलब यानी कि इक्वल होता है। एंड प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट, और मार्केट में एक्सप्लॉयटेशन ना हो। लॉज प्रोटेक्ट वर्कर्स, लॉज जो है प्रोटेक्ट करते हैं वर्कर्स को, प्रोड्यूसर्स को और हम लोगों को, कंज्यूमर्स को। दीज लॉज क्रिएट अ बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री पार्टीज। मतलब अगर लॉज नहीं होंगे तो ऐसा हो सकता है कि वर्कर्स को पैसे ही ना दे कंपनी, और उसके बाद जब हम लोग कंपनी से सामान ले तब कंपनी हमें एमआरपी कुछ दिखाए और हमें एमआरपी पे कुछ मिल रहा है और हम लोग के ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। सो ये जो है, इसलिए आपने ये जो रीड किया, ये हम तीनों पार्टीज यानी कि लेबर्स, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, इन सबको इक्वली चांस मिले टू ग्रो। इम्पॉर्टेंट लॉज एंड देयर पर्पस, इम्पॉर्टेंट लॉज और उनके पर्पस। लॉज होते हैं तो उनके कुछ पर्पस भी होने चाहिए। कि किसी ने लॉ बना दिया कि आप 100 पुशअप मारो, तो उसका कुछ मतलब होना चाहिए, समथिंग बिहाइंड इट। 100 पुशअप मारो तो आप फिट रहोगे, पर हाँ उसने कुछ ऐसा एक्ट उसने कुछ ऐसा लॉ बना दिया जो जिसका कुछ वर्थ नहीं है, तो उसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए। हमें नाम से ही पता चलता है। मिनिमम वेजेस एक्ट एंश्योर दैट वर्कर्स आर पेड एट लीस्ट द मिनिमम वेज, प्रोटेक्टिंग देयर फाइनेंशियल इंटरेस्ट। मतलब अगर ये लोग कहीं काम करने जा रहे हैं तो आप उन्हें मिनिमम वेज दो जो रिक्वायर्ड है। अगर आप उतना मिनिमम वेज नहीं दोगे तो फिर उनका जो है फाइनेंशियल इंटरेस्ट, यानी कि उनको अगर कुछ सामान खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 200 रुपीज़ में उन लोगों का हो गया। आपने बस, उन्होंने बोला कि हमें 800 रुपीज़ चाहिए, आपने 200 दे दिए, तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए मिनिमम वेजेस एक्ट है। वर्क प्लेस सेफ्टी लॉज, मतलब वर्क प्लेस पे सेफ्टी के लॉज। वो लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उनकी सेफ्टी भी तो होनी चाहिए, कि पता चला सेफ्टी ही नहीं है और काम कर रहे हैं, सो उन्हें हार्म भी हो सकता है। सो है रिक्वायर एडक्वेंट सेफ्टी मेजर्स सच एज अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट एंड प्रॉपरली फंक्शनिंग मशीनरी टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। मतलब अलार्म सिस्टम होना चाहिए। जैसे आपको बहुत सारी ऐसे मूवीज मिल जाएंगी इमरजेंसीज की, जिसमें कोई घटना हुई पर कंपनी में अलार्म सिस्टम ही नहीं था, तो अलार्म सिस्टम खराब था, प्रॉब्लम है, पता ही नहीं चली, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। इमरजेंसी एग्जिट की, सपोज फायर लग गई तो आपको इधर उधर एग्जिट, मेन एग्जिट के सामने फायर लग गई है और इधर उधर एग्जिट नहीं है, वो लोग कहाँ से निकलेंगे। सो ये एक और पर्पस है। और ये तो, और अच्छे से फंक्शनिंग मशीन्स, सपोज एक ह्यूमन लिफ्ट है कंस्ट्रक्शन साइट वाली, सो उस ह्यूमन लिफ्ट में अगर आपको टाइम बचाना है तो आप क्या कर रहे हो कि उसमें 10 लोगों को एक साथ चढ़ाते हो, जबकि उसकी कैपेसिटी 6 या 7 लोगों की है। तो ये भी हो सकता है, या फिर मशीन खराब हो सकती है, तो उसको सही रखना चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो। प्रोडक्ट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मतलब कुछ ऐसा स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए कि आपको सपोज आपने चिप्स का पैकेट खरीदा, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ एकदम हार्मफुल केमिकल्स खिला दिए, ये नहीं होना चाहिए।
तो कुछ जो होता है क्वालिटी मेजर्स होने चाहिए. मैंडेट दैट गुड्स such as electrical appliances and medicines meet safety standard to protect consumers. हाँ, मेडिसिन और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जैसे आपका फ़ोन है, आपने अपना फ़ोन चालू किया, आपने यूट्यूब चालू कर लिया, उसके बाद आप कंटिन्यू से स्क्रॉल करे जा रहे हो, स्क्रॉल किए जा रहे हो, उसको कंपनी टाइम लिमिट देती है इतना चलेगा, और इसके बाद हीट होता है कई बार. तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और कई बार आप जो आपने सपोज माइक्रोवेव लिया, उसमें आपने वारंटी मिलती है कि ये खराब हुआ तो हम लोग आपको रिप्लेस करके देंगे बिफोर सम टाइम. और मेडिसिन में भी, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, क्योंकि अगर एक्सपायर्ड दवाई खाएंगे तो वो हमें और हार्म करेगी. मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए. प्राइस कंट्रोल लॉज ensure that essential goods like sugar, kerosene and food grains are sold at reasonable price, protecting poor consumers. So ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने एक शुगर लिया, शुगर आपको कोई 100 रुपीज़ kg देगा, आप लोगे नहीं. सो एक फेयर वेज होना चाहिए, जैसे केरोसिन, फूड ग्रेन, इनका एक फेयर प्राइस होना चाहिए. सो उसके लिए एक प्राइस कंट्रोल लॉ है, जिससे जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी वो चीज़ें मिले. एनवायरमेंटल लॉज प्रिवेंट फैक्ट्रीज फ्रॉम पोल्यूटिंग एयर, वाटर एंड सेफगार्डिंग पब्लिक हेल्थ. सो हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, पर आपको एक छोटी सी बात बताऊं. जो भोपाल ग्रास ट्रेजेडी हुई थी, उसमें ना कोई सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे, और गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता था वो फैक्ट्री में क्या है, और पब्लिक हेल्थ को भी नुकसान कर रही थी. और जब उसमें से एक्सीडेंट के टाइम पे गैस निकली, तब उसने पब्लिक हेल्थ को बहुत नुकसान किया. इसलिए एनवायरमेंटल लॉज है जो एयर, वाटर और ह्यूमंस तीनों के लिए, तीनों को हेल्प करते हैं सेफ गार्ड रहने के लिए. तो आप ये मार्क कर सकते हो यहाँ से, ये पूरा पॉइंट आप मार्क कर सकते हो एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये लिखते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप किसी आंसर के साथ अच्छे से लिखते हो तो. चाइल्ड लेबर लॉस prohibited to employment of children below the age of 40 in hazardous jobs, protecting children's right. So children's right protect करने के लिए जो 14 years से छोटे बच्चे हैं, जैसे 8, 7, 6 हम लोग हैं, हम लोग तो अभी 12, 13, कुछ 14 के होंगे, तो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहिए अगर कोई भी हमारी एज का कर रहा हो. तो हैजार्डियस जॉब्स मतलब हार्ड जॉब्स जैसे लेबरी एंड दिस ऑल, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस राइट, बच्चों की राइट के लिए. वर्कर्स यूनियन लॉ, वर्कर यूनियन यानी कि जो ये वर्कर्स होते हैं उनकी यूनियन होती है, तो उनके लॉस. अलाउ वर्कर्स टू फॉर्म यूनियंस एंड कलेक्टिव डिमांड ऑफ बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस. मतलब ये जो है वर्कर्स जो होते हैं उनको उनकी एक यूनियन बनाई जाती है, यूनियन बनाने का ऑप्शन दिया जाता है, जिससे उन्हें उनकी डिमांड्स रखने के लिए एक प्लेस मिले, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले बड़ा, जहाँ वो अपनी डिमांड्स अच्छे से रख सके. सो हमारा नेक्स्ट यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट लॉज हैं और उसके पर्पस है. और ये 4 है इम्पोर्टेंट लॉज और ये है उनके पर्पस. इन चारों के पर्पस ये 3 हैं. और ठीक है, समझ आ गया ना. मिनिमम वेजेस एक्ट इंश्योर फेयर पे फॉर वर्कर्स, प्रोडक्ट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड एक्ट इंश्योर गवर्नमेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड, एनवायरमेंटल लॉ प्रिवेंट पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, वर्कर यूनियन लॉ अलाउ वर्कर्स टू डिमांड बेटर वेजेस एंड कंडीशंस.
सो इनका है कि वर्क प्लेस सेफ्टी हो ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, प्राइस कंट्रोल रहे ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, और चाइल्ड लेबर ना हो। सो ये कुछ रीजन हो गए। आगे चलते हैं। व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ? Foreign companies such as Union Carbide established plants in India to take advantage of lower labor costs compared to countries like the US. This lead to a significant saving on wages and additional expenses such as worker housing. मतलब फॉरेन कंपनीज जैसे यूनियन कार्बाइड जो है इंडिया में आके इंडिया में अपनी कंपनी स्टैब्लिश करती हैं, प्रोडक्शन हाउस स्टैब्लिश करती हैं ताकि यहाँ जो है चीप लेबर होती है एज कम्पेयर टू यूएस। सपोज वहाँ $100 भी देने तो इंडिया से तो ज़्यादा ही है। दिस लीड्स टू सिग्निफिकेंट सेविंग और wages. Additionally, expense such as worker housing. मतलब ये बहुत सारी सेविंग करता है, जैसे बहुत सारे एडिशनल वो होते हैं कि आपको वर्कर्स को रहने को जगह देनी होगी, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होगी, और वर्कर हाउसिंग के भी पैसे बच जाते हैं। रिडक्शन ऑफ सेफ्टी मेजर्स। सो आप एक चीज़ देखोगे, कभी आप गूगल पे जाओ, सर्च करो अमेरिकन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इंडिया में भी होता है पर इतना वास्ट लेवल पे नहीं। जहाँ अमेरिका में आपका घर 5th फ्लोर पे पहुंच गया, आपको उसके बाद नेट्स लगाने होते हैं उसे आगे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, प्रॉपर हेडगियर एंड सब कुछ देना होता है। इंडिया में कुछ 12th या 10th फ्लोर का है, वो 12 10 नहीं 9th या 10th फ्लोर के आसपास का कुछ है ये। At the US plant in Bhopal, UC plant in Bhopal, safety measures were severely compromised. Safety devices were malfunctioning or inadequate. The work crew was reduced from 12 to 6 workers. Safety training was cut from 6 months to 15 days, and night shift पोजीशंस वॉज अबॉलिश्ड। मतलब इन्होंने ये किया कि जहाँ 12 लोग होने चाहिए थे वहाँ बस 6 लोग। जहाँ 6 महीने की ट्रेनिंग 6 months टू ट्रेन, वहाँ बस इंडिया में 15 days टू ट्रेन। उसके बाद नाइट शिफ्ट का तो ये हाल था कि पोजीशंस अबॉलिश कर दी, खत्म, पोजीशंस नहीं है। कंपैरिजन विद यूएस प्लांट्स। द वेस्ट वर्जीनिया प्लांट हैड एडवांस सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडिंग कंप्रेस्ड वार्निंग सिस्टम्स, एनर्जी इवैक्यूएशन प्लान। सो इंडिया में ये था कि सब कुछ मैन्युफैक्चर हो चुका था, खराब हो चुका था, मशीनें एकदम रद्दी हो चुकी थी। वही यूएस में एकदम हाई क्वालिटी प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है, इमरजेंसी सिस्टम एकदम सही रखना पड़ता है। इन कंट्रास्ट द भोपाल प्लांट रिप्लाइड ऑन मैनुअल गैस एंड ह्यूमन सेंसेस फॉर डिटेक्टिंग गैस लीक्स एंड लीक इफेक्टिव इमरजेंसी प्रोटोकॉल। मतलब यहाँ पे तो पूरी मशीन्स थी यूएस में, पर इंडिया में जो था मशीन्स नहीं थी। अगर जब आपको मैं ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तब ये लाइन आपको कुछ समझ आएगी, बहुत अच्छे से समझ आएगी। क्योंकि ना इस लाइन में ये मतलब आया है इसमें कि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तब लोगों को अपनी नाक की स्मेल से पता चला कि गैस लीक हुई है। सो वो हार्मफुल हुआ, सबके लिए हार्मफुल हुआ। वर्कर्स रिप्लेसेबिलिटी, वर्कर्स रिप्लेस करने के लिए द प्रिपरेशन
of Indian workers as easily replaceable due to high unemployment rates lead to their exploitation. मतलब अगर कोई एक छोटा सा वर्कर है, एक वर्कर है, तो आप उसे निकाल सकते हो क्योंकि उसके जैसे इंटू 10 वर्कर जो है बिना काम के होंगे, मतलब उन्हें काम चाहिए होगा क्योंकि इंडिया में इनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत है। सो इंटू 10 गुना आपको इंडिया में लोग मिल जाएंगे जितने आपको चाहिए उससे, क्योंकि इंडिया में बेरोजगारी बहुत है। वर्कर्स में बी फोर्स्ड टू वर्क अनसेफ कंडीशंस बिकॉज दे आर इकोनॉमिक डेस्पिरेशन, मतलब उन्हें अच्छी सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई होंगी क्योंकि उन और वो कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि उन लोगों को काम करना है और उनकी इकोनॉमिक स्थिति भी सही नहीं है। कंटिन्यूड नेग्लिजेंस despite the Bhopal disaster safety issues persist, the industries like construction and mining regularly accidents occur due to ongoing neglect and disregard for safety regulations by employers. मतलब ये जो होता है ये सेफ्टी मेजर्स ना लेने की वजह से, इन चीज़ों की वजह से होता है। और भोपाल की ट्रेजेडी बहुत हार्मफुल थी, हम लोग उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में शायद से डिस्कस करेंगे, शायद से नहीं करेंगे तो सही। enforcement to safety laws. The government as the lawmaker and the enforcer is responsible to implementing safety laws, upholding the rights of life under Article 21 of the Constitution. मतलब यहाँ जो है एक चीज़ ध्यान दो, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने लॉज बनाए, गवर्नमेंट एज द लॉ मेकर, उन्होंने लॉज बनाए, तब उनकी रिस्पॉन्सिबल है उससे इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसको सेफली अपहोल्ड करने के लिए अंडर राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, मतलब सबको जीने का अधिकार है अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आप कभी देखोगे अगर आप किसी कैंटीन में जाओगे, कोई कैंटीन है, सपोज आप मिलिट्री कैंटीन में गए या कहीं गए, तो आपको वहाँ दिखेगा, या फिर होटल में भी जाओगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि फैसी लाइसेंस होता है, वो लिखा हुआ होगा फैसी लाइसेंस नंबर, फैसी नंबर। तो फैसी जो होता है इंडिया की नेशनल फूड के लिए है, फूड लॉ, फूड को मेंटेन करने के लिए, ऐसे हर एक चीज के लिए। लैक सेफ्टी लॉ, इंडियन सेफ्टी लॉज वर inefficiently stringent and even these weak laws were poorly enforced। मतलब इंडिया के जो सेफ्टी लॉज थे वो एकदम इनएफिशिएंट थे और वो बहुत ख़राब थे, उन्हें बहुत आसानी से काउंटर किया जा सकता था। नेग्लिजेंस ऑफ रेगुलेशन, government officials fail to recognize the hazards associated with UC plant allowed it to be established in densely populated areas। So आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो पॉपुलेटेड एरिया था जहाँ ये भोपाल ट्रेजेडी हुई, ये बहुत पॉपुलेटेड एरिया था, बहुत हाई पॉपुलेटेड एरिया था। तो यहाँ गवर्नमेंट फेल हो गई कि उसको रोक उसे कहीं अनपॉपुलेटेड एरिया में। सो आप देखोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि गेमर्स के वीडियो देखो, पर अगर आप किसी गेमर को देखते होगे, एक गेम है सिटी स्काईलाइन।
सो आप उसको देखोगे तो आपको समझ आएगा कि सब लोग जो है एक साइड पे अपना रहने का बनाते हैं और एक साइड पे फैक्ट्रीज। सो क्योंकि एक साइड क्लीन रहे और जो भी फैक्ट्री वेस्ट है वो एक साइड रहे। सो उससे अगर ये रियलिटी में भी होगा तो उससे एक्सीडेंट्स जो होंगे वो होंगे तो सही, पर उसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा। सो हम लोग आगे चलते हैं। Ignoring safety concerns. Deposit objections from municipal officials about safety risk in MIC production unit. 1978, the government promised the plant economic benefits over safety concerns. The rejected calls for cleaner technology or safer products. सो इसमें जो थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में MIC नाम की गैस प्रोड्यूस होती थी, जो जिससे सरकार को तो फायदा हुआ, पर उससे ट्रेजेडी हुई। MIC यानी कि आप जो सेल्स यूज करते हो ना, उसमें MIC होता है थोड़ा सा। अप्रूवल ऑफ अनसेफ प्रैक्टिसेस. The government inspectors continued to approve the plant producers deposit frequent incident of leaks. मतलब गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स जो थे बार बार जो लीक्स हो जाते थे उन्हें अप्रूव कर देते थे कि वो ठीक हो गया है ना फिलहाल, तो अप्रूव कर दिया, इंडिकेटिंग disregard of safety regularly responsibilities. इसमें सेफ्टी का कुछ ध्यान नहीं गया, इसलिए इन्हें रेगुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई. Calls for stronger law. The failure of enforcement safety laws highest the urgent need of stronger regulations and more effective enforcement to workers' rights and ensuring safety in the face of increasing industrial activities. मतलब ये जो था ये अर्जेंटली अभी हम लोगों को, अभी तो बहुत स्ट्रांग हो गया हमारा लॉ सिस्टम, बट पहले हमारे लॉ सिस्टम को एक अर्जेंट अपडेट की ज़रूरत थी, जिससे हमारे जो वर्कर्स की एक्सीडेंटल डेथ होती है, गैस लीक्स हो रहे हैं, फैक्ट्रीज फेल हो रही हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स खराब हो रहे हैं, इन सब, या फिर वो खराब हो जाते हैं या फिर कुछ डिजास्टर हो जाता है उनकी वजह से, किसी भी प्लांट की वजह से, सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज चाहिए थे, पर अब वो बहुत स्ट्रांग हो गए. सो आगे चलते हैं. न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन. हम लोग अगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो सांस भी नहीं ले सकते, बिकॉज एनवायरनमेंट में हमारे पास आता है ट्रीज, हाउसेज, एनिमल्स, प्लांट्स, एवरीथिंग दैट वी नीड टू सर्वाइव. In 1984, India had minimal environmental protection laws and poor enforcement. मतलब इंडिया के पास एक टाइम पे बहुत कम environment protection laws थे और उसकी enforcement तो और कम. The environment was considered a free resource, allowing industries to pollute air and water without restrictions, leading to widespread environmental डिसग्रेडेशन. मतलब पहले जो था, ये लॉ से पहले जो नेचर था उसे एक ओपन सर्विस माना जाता था सबके लिए, जो कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी. फैक्ट्रीज एयर पॉल्यूट कर सकती हैं, वाटर पॉल्यूट कर सकती हैं, वो एक पब्लिक सप्लाई है. तो आगे चलते हैं. हेल्थ एंड पॉल्यूशन इश्यूज. द भोपाल डिजास्टर highlighted the severe of impact of industries pollution on public health, affecting thousands of people not directly involved with the factory. मतलब ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, इसका जो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा. उसके बाद ये जो है बहुत सारे लोग जो कंपनी से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए थे उनको इफेक्ट किया. डायरेक्टली इन द सेंस वो कंज्यूमर्स थे,
सेल तो सबके घर में ही लगते हैं और लगते थे, सो इसलिए डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व लिखा है। Insufficient coverage of existing laws. Existing laws were indicative, covering only individual workers and failing to address broader environmental impact from industrial accident. आगे पढ़ते हैं। रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल प्रेशर, मतलब इन द आफ्टरमैथ ऑफ द भोपाल disaster, new environmental laws were introduced holding polluters accountable for environment damage and enforcing the protection of shared environmental resources. मतलब जैसे ये भोपाल ट्रेजेडी हुई उसके थोड़े टाइम बाद नए लॉज इंट्रोड्यूस किए गए, जिससे ये किया गया कि ये जो है तुम इसे पल्यूट नहीं कर सकते ओपनली, इतना इन नेचर को इतना ओपनली तुम पल्यूट नहीं कर सकते। कोर्ट रूलिंग, द जुडिशरी एनफोर्समेंट ऑफ द इम्पोर्टेंट environmental protection, Supreme Court in Subhashankar versus State of Bihar in 1991 declared that the right to life under Article 21 includes the right to pollution free water and air. So 1991 में एक लॉ बनाया गया जिसकी डिटेल्स हमने पढ़ी कि सबको पोल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर मिलना चाहिए, मतलब जो पोल्यूट ना हो। रेगुलेटरी मेजर्स, द गवर्नमेंट इज टास्क्ड टू creating the enforcement laws to control polluting, clean up rivers and impose substantial fines on polluters to safeguard the environment for current and future generation. मतलब रेगुलरली मेजर्स, मतलब सब कुछ साफ रखे, जितना हो सके पोल्यूशन कम करें, इसलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे कल के वीडियो में। और आप लोगों ने यहाँ तक देखा तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, बाय।